हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट फरवरी 2023 का पेपर 2। मैंने इसकी ऑलरेडी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। सो 60th क्वेश्चन तक जो भी हमने डिस्कशन किया है उसकी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जो यूजीसी नेट का कोर्स है उसमें अवेलेबल है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 61। सो क्वेश्चन नंबर 61 आपको क्या कह रहा है? अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय द वेट द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मर्क्यूरी फॉर्म्यूनेट प्राइमर। सो मर्क्यूरी फॉर्म्यूनेट प्राइमर में जो भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसे अरेंज करना है। सो फर्स्ट वी हैव पोटेशियम क्लोराइड, मर्क्यूरी फॉर्म्यूनेट, एंटीमनी सल्फेट एंड सल्फर। तो इसका करेक्ट ऑर्डर आपको पता करना है। सो करेक्ट ऑर्डर इज सल्फर, पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमनी सल्फेट एंड मर्क्यूरी फॉर्म्यूनेट। सो जो मर्क्यूरी फॉर्म्यूनेट है ये एक तरीके का प्राइमरी एक्सप्लोजिव है जो कि पर्क्यूशन कैप में यूज़ किया जाता है। प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्विकली फायर कैच करते हैं या फिर बहुत क्विकली बर्न हो जाते हैं। ठीक है, और ये किस में यूज़ होते हैं? गन के बुलेट्स में, इन अ पर्क्यूशन कैप। ठीक है, सो एज अ प्राइमरी चार्ज इसे यूज़ किया जाता है कि पहले प्राइमरी चार्ज बर्न होता है फिर सेकेंडरी चार्ज बर्न होता है क्योंकि बहुत सारे गैस फिर क्रिएट होते हैं। तो एज अ पर्क्यूशन कैप प्राइमरी चार्ज यूज़ किया जाता है। और इसका करेक्ट ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट्स, कैसे ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सल्फर सबसे ज़्यादा कम होता है। जब कभी भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं तो जो सबसे कम अमाउंट है वो सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, सो सल्फर का अमाउंट सबसे कम होता है तो सबसे पहले आएगा सल्फर, फिर आएगा पोटेशियम क्लोरेट, फिर आएगी एंटीमनी सल्फेट एंड मर्क्यूरी फॉर्म्यूनेट सबसे ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, डी, बी, ए, सी। Okay, let's move to the next question. Question number 62. What is the trade name for ultra high molecular weight polyethylene fiber most commonly used in soft body armor? So जो soft body armor बनाते हैं उसमें जो molecular weight हम जो एक particular ultra high molecular weight में हम polyethylene fiber यूज़ करते हैं उसका trade name आपको बताना है। सो ट्रेड नेम के लिए कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सो जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा इसका करेक्ट नेम है, जो करेक्ट नेम है आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। सो जो स्पेक्ट्रा है इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस पॉलीइथाइलिन फाइबर नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी इसमें होती है। इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन। इसका शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म है UHMWPE। आपको कई बारी क्वेश्चन में इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बारी क्वेश्चन में या कई बारी जब आप पढ़ोगे इस टॉपिक के बारे में तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है कि कभी अपकमिंग एग्जाम्स में आपको ये एब्रीविएटेड फॉर्म ही फुल करने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन मटेरियल्स लाइक स्पेक्ट्रा फाइबर्स आर प्रोड्यूस थ्रू जेल स्पिनिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से बनते हैं? जेल स्पिनिंग प्रोसेस से बनते हैं। दैट ओरिएंट्स द पॉलीइथाइलिन मॉलिक्यूल इन द फाइबर अलोंग the direction of the fiber. It provides high tensile strength. अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि बहुत ज़्यादा इनमें स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, लो वेट इसका होता है, सो ईजिली यूज़ किया जा सकता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्पेक्ट्रा है। स्पेक्ट्रा ट्रेड नेम से ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। लोकस HUMTH01 इज लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको कुछ क्रोमोसोम की लोकेशन है। यहाँ पे P और Q आर्म्स है। ठीक है, जब हम क्रोमोसोम का डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से तो एक P आर्म होता है और एक Q आर्म होता है, ये आपको पता होगा, राइट। सो ये जो लोकस है, लोकस क्या होता है? लोकस इज अ पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे कोई भी जीन रिसाइड करता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है HUMTH01 और ये कौन से क्रोमोसोम में लोकेट करता है ये आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम 11p15-15.5। अब आपको पता है हमारा जो ह्यूमंस का क्रोमोसोम सेटिंग होता है वो कैसे होता है? 22+1 का पेयर होता है।
है ना। सो ये जो फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स होते हैं इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और जो एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सो ऑटोसोम्स फर्स्ट से लेके जो 22nd तक के क्रोमोसोम्स है वो ऑटोसोम्स होते हैं, और मैं 11th क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। सो 11th पी, मतलब जब इसी ही लाइन में आप जाओगे तो 11th नंबर पे जो क्रोमोसोम मिलेगा उसके पी आर्म पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये लोकस होता है, मतलब ये एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये 11th नंबर का क्रोमोसोम है और वो पर्टिकुलर लोकस यहाँ पे, ठीक है, HUMTH01, ठीक है। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जो क्रोमोसोम 11 है इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर 11 नंबर पर्टिकुलरली इंडिकेट्स द क्रोमोसोम नंबर। आपको पता है जो मैंने भी बताया, जिस ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सो 11th में इसका स्पेसिफिक लोकेशन है। ओके, और जो पी आर्म होती है वो शॉर्टर आर्म होती है, जो क्यू आर्म होती है वो बड़ी आर्म होती है। P15-15.5 it indicates a specific region in the chromosome 11. The P denotes the short arm of the chromosome and 15-15.5 denotes the position or brand on the short arm. ठीक है, so chromosome location specifies the particular locus. Okay. Let's move to the next question, question number 64. So before moving to question number 64, a quick reminder that we have an application जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, and we provide classes for UGC NET Forensic Science Paper 2. ठीक है, सो आप UGC NET पेपर 2 फोरेंसिक साइंस के लिए स्टडी मटेरियल कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको किसी भी तरीके की वीडियो या किसी भी तरीके की लाइव लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो वीडियो लेक्चर कोर्स है उसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये भी जो भी मैंने चीज़ें लिस्ट डाउन करी है एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द कोर्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर December 2023, yes, December 2023, do join our classes to prepare for your examination. Let's move to question number 64. Which of the following are behavioral biometrics? आजकल behavioral biometrics से बहुत सारे questions आ रहे हैं, लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जिसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। तो ऑप्शंस है लिप मोशन, गेट, थर्मोग्राम, वॉइस और फिंगरप्रिंट। तो इसमें से कौन कौन से बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स है आपको लिस्ट डाउन करना है। सो करेक्ट आंसर इज लिप मोशन, गेट एंड वॉइस। ये आपका बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स है कि आप जब बात करते हो तो आपके लिप का मोशन कैसा होता है, जब आप चलते हो तो आपका गेट पैटर्न या आपके चलने का तरीका कैसा है, और आपकी आवाज़ कैसी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को क्रिएट करने का काम करती है, इस वजह से ये बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स के अंदर आती है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, A, B and D. ओके, आप बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू इट, आप वीडियो पॉज करके ये सारे स्टेटमेंट्स ज़रूर पढ़िएगा। Let's move to the next question, question number 65. Which of the following is a common method for lifting and preserving dust impressions? So dust impression को lift करने के लिए, preserve करने के लिए कौन सा correct और कौन सा सबसे अच्छा method है ये आपको बताना है। Electrostatic lifting, gelatin lifter, adhesive tape, iodine plate. So electrostatic lifting is a very important method used in forensic science for lifting and preserving dust impressions. Now, in this technique, a thin electrically charged film or lifting medium is applied over the dust impression. The electric charges attracts and adhere dust particles to the film that allows forensic investigator to lift and preserve an impression for further analysis. Okay, now this method is particularly useful when dealing with any delicate or loose dust particles that may not adhere and may not adhere well to other lifting mediums. And इसके अलावा जो electrostatic lifting है, it can provide a high resolution lift of the dust pattern, aiding in the examination and comparison of footwear या फिर foot
इम्प्रेशन, ठीक है, बेयर फुट इम्प्रेशन भी आ जाता है, लाइक ट्रीटेड इम्प्रेशन भी इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिफ्ट किए जा सकते हैं और एग्जामिन किए जा सकते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. अंडर नॉर्मल कंडीशन आफ्टर डेथ skeletal muscles continue to respond to electrical and mechanical stimuli for up to 2 to 3 hours, up to 30 minutes, up to 9 to 10, oh I'm so sorry, up to 9 to 10 minutes, up to 15 to 20 hours. So the correct answer for this question is up to 2 to 3 hours. up to 2 to 3 hours जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टिमुलेशंस हैं वो स्केलेटल मसल्स से नॉर्मल कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मसल्स है दे कैन एग्जिबिट पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक्टिविटी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. एक छोटी सी विंडो होती है 2 से 3 घंटे की, 2 से 4 घंटे की, उसमें ही आपको ये इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसके बाद, क्योंकि तब तक जो मसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं. इसके बाद फिर उनकी जो रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी है वो भी डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं. Next question, question number 67. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other one is labeled as a reason. So assertion reason question है ये. Assertion कहता है a latent electrostatic charge image of an original document can be produced on the surface photoconductor using light induced charge from conduction to non-conduction. फ्रॉम कंडक्शन टू नॉन कंडक्शन, ठीक है. इसका रीज़न क्या बताया इन्होंने? द प्रोडक्शन ऑफ एन इमेज इन एन इलेक्ट्रोग्राफिक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन सेमीकंडक्टर्स टू एक्ट एज इंसुलेटर्स व्हेन इट इज unilluminated but as conductor when they are exposed to light. So इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है. वही ही 4 ऑप्शंस आपके पास हमेशा होते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन में, कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ असर्शन रीजन करेक्ट है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. नेक्स्ट असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, assertion incorrect है और reason correct है. So the correct answer for this question is option number 1. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation for assertion. ठीक है, जब कभी भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इमेज का इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो सरफेस पे फोटोकंडक्टर लाइट आप इंड्यूस करके उसे कंडक्शन से नॉन कंडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. और जो रीज़न भी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन का, बिकॉज इट गोज विद द असर्शन, ठीक है. सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मजल अटैचमेंट? सो इनमें से कौन सा ऐसा जो मजल अटैचमेंट नहीं है? रिकॉइल रिड्यूसर, disconnector, muzzle counterweight, grenade discharge. So the correct option for this question is disconnector, क्योंकि disconnector muzzle implant नहीं है, इसके अलावा सारे के सारे muzzle implant है जो कि muzzle गन के muzzle area में attach किए जाते हैं, ठीक है. अ डिस्कनेक्टर इज अ पार्ट ऑफ फायर मैकेनिज्म, ये फायर आर्म के मैकेनिज्म से कनेक्टेड है, बट इट इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड एज मजल अटैचमेंट. मजल अटैचमेंट्स आर कंपोनेंट्स specifically Muzzle attachments are components specifically associated with the end of the barrel. मतलब ये जो आपका बैरल एंड होता है यहाँ पे कहीं पे मजल एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है. दैट अफेक्ट्स लाइक रिकॉइल, मजल राइज और फायरिंग ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ एम्यूनेशन तभी ही लगाई जाती है. सो द फर्स्ट लाइक डिस्कनेक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस question. Next question, question number 69. Which of the following drug alter the perception? ठीक है. साइक्लोबीन, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड मतलब LSD, कोकेन, एंजल डस्ट और कैफीन. सो इनमें से कौन कौन से ऐसे ड्रग है जो किसी पर्सन का परसेप्शन चेंज करते हैं, मतलब सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसको चेंज कर देते हैं. So the drug that alters perception among the options which is provided is cyclobine, lysergic acid diethylamide and angel dust, जो कि PCP होता है, that is phenylcyclidine. ये भी एक तरीके का हेलोजिनोजेनिक ड्रग है जो कि बहुत ही ग्रेटली एक्सटेंड, एक बड़े ही ग्रेट एक्सटेंड से परसेप्शन चेंज करने का काम करता है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज A, B and D ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70. Phenolphthalein test in trap cases is done on the following order.
Take a portion of exhibit solution. The pink color appears. Add a few drop of dilute hydrochloric acid, a few drop of diluted solution of sodium hydroxide. The pink color of the exhibit appears. तो देखो ये steps है जो कि बहुत easy है. जब कभी भी आपने ट्रैप केसेस के बारे में पढ़ा होगा कि ट्रैप केसेस में कैसे फिनोफ्थलीन यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्विकली पिंक कलर अपीयर होता है और उसके स्टेप्स को आपको सही सही से अरेंज करना है. तो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ पोर्शन ऑफ एग्जिबिट सोल्यूशन. ठीक है, देन यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे देन यू हैव टू ऐड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसके बाद फिर तुरंत ही पिंक कलर अपीयर होता है. लाइक एग्जिबिट जो पिंक कलर है एग्जिबिट का वो डिसअपियर होता है, सॉरी, पहले डिसअपियर होगा एंड देन पिंक कलर अपीयर, जिससे कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन होती है कि किसी ने ब्राइब ली है. ओके, या किसी ने ब्राइब डिमांड करी है. ये ट्रैप केसेस में इसी तरीके से काम करता है. सो दिस इज द 70th क्वेश्चन एवरीवन एंड वी आर एंडिंग आवर वीडियो हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 71. सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, शेयर आवर video and subscribe our channel for more such videos. Thank you so much for watching. If interested, you can join our classes for UGC NET Forensic Science Paper 2. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.